उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। रोजगार सृजन एवं देश के सकल घरेलू उत्पाद के साथ इसके संबंध की अवधारणा को समझने में, ये जानने में कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात किस प्रकार ये समझने के लिए उपयोगी है कि देश में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रही जनसंख्या का अनुपात क्या है। रोजगार परिदृश्य में नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों, स्वनियोजित व आकस्मिक वेतन श्रमिकों के बीच के अंतर को समझने में, उन कारणों को समझने में कि स्वनियोजित व आकस्मिक वेतन मजदूर शहरों की अपेक्षा प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में ही क्यों मिलते हैं। आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रकों प्राथमिक, माध्यमिक या द्वितीयक एवं सेवा या तृतीयक क्षेत्रों के बीच के विभाजन को समझने में, ये समझने में कि 1990 के दशक में भारत में आर्थिक सुधार के समय रोजगार वृद्धि में गिरावट आई तथा ये उस स्तर तक पहुंच गया जहां भारत योजना चरणों के प्रारंभिक दौर में था। श्रमिकों के वितरण के बारे में समझने में, ये देखते हुए कि 1972-73 में जहां लगभग 74% श्रम शक्ति प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़ी थी, वहीं 2011-12 में यह अनुपात घटकर 50% तक पहुंच गया। आकस्मिक वेतन तथा स्वनियोजित श्रमिकों की कमजोरियों को समझने में, क्योंकि आकस्मिक श्रम बल की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है। श्रमिक एवं रोजगार। रोजगार क्या है? रोजगार 2 पक्षों के बीच एक संबंध है जिसमें एक पक्ष नियोक्ता होता है जो लाभ कमाने वाली या लाभ निरपेक्ष कोई निकाय, संगठन, सहकारी समिति या अन्य इकाई हो सकती है, तथा दूसरा पक्ष कर्मचारी या मुलाजिम होता है। कर्मचारी एक निश्चित भुगतान के बदले में कार्य करते हैं। ये भुगतान काम के घंटे के अनुसार, काम के ठेके के अनुसार या वार्षिक वेतन के अनुसार हो सकता है। भुगतान किस रूप में होगा, ये कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले काम के प्रकार या वो किस क्षेत्रक में वो काम कर रहा है, उस पर निर्भर करता है। रोजगार प्रायः विशिष्ट रोजगार कानूनों, विनियमों या कानूनी अनुबंधों द्वारा नियमित होता है। सकल घरेलू उत्पादन या सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ देश की भौगोलिक सीमा के भीतर कुल उपभोग उत्पादन है। इस प्रकार इसका तात्पर्य है कि सकल घरेलू उत्पाद में उच्च वृद्धि के साथ रोजगार भी बढ़ सकता है, जैसे कि सरकारी खर्च में वृद्धि करके। श्रमिक कौन है? भारत के संदर्भ में श्रमिक का अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद रोजगार से है। 2012 में भारत में लगभग 487 मिलियन श्रमिक थे। चीन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें से 94% से अधिक अनिगमित असंगठित उद्यमों में काम करते हैं, जिनमें रेडी विक्रेताओं से लेकर घर से ही हीरे जवाहरातों की पॉलिश का कारोबार करने वाले भी सम्मिलित हैं। संगठित क्षेत्र में सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों एवं निजी क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत श्रमिक सम्मिलित हैं। 2008 में संगठित क्षेत्र में 2.75 करोड़ श्रमिक कार्यरत थे, जिनमें से 1.73 करोड़ सरकार या सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए काम करते थे। भारत में रोजगार का स्वरूप। आज भी श्रमिकों का बड़ा हिस्सा कृषि लगभग 49% में लगा हुआ है, परंतु सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान मात्र 14% है। इसके विपरीत सकल घरेलू उत्पाद में 58% का योगदान देने वाला सेवा क्षेत्रक
भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात। एक सूचक के रूप में श्रमिक जनसंख्या अनुपात। श्रमिक जनसंख्या अनुपात का अर्थ ये है कि जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लोगों को आमतौर पर कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। 5वें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण 2015-2016 के अनुसार भारत में 47.8% श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR का आकलन था। इस प्रकार इस अवधि के दौरान 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के 47.8% लोगों को रोजगार दिया गया था। आर्थिक गतिविधियों में जन भागीदारी के विभिन्न स्तर। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी के स्तर एवं स्वरूप में भारी भिन्नता है। 2009-10 में पूर्वी क्षेत्रों में महिलाओं की समग्र भागीदारी दर 22.6% के साथ निम्नतम थी, जबकि दक्षिणी राज्यों में इनकी भागीदारी 2 गुना से अधिक 51% थी। देश के शेष हिस्सों की तुलना में दक्षिणी राज्यों में महिलाओं की गतिशीलता पर कम प्रतिबंधों के कारण इनकी स्थिति भी बेहतर है। ये उत्पादक काम में सम्मिलित होने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल का 54.2% स्वनियोजित है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 41.1% स्वनियोजित श्रमिक हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 38.6% श्रमिक आकस्मिक श्रम के रूप में काम करते हैं। शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक श्रम बल 17.5% है। कुल मिलाकर अनौपचारिक या असंगठित विशाल श्रम बल भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा 2009-10 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुल 46.5 करोड़ रोजगार था, जिसमें से लगभग 2.8 करोड़ श्रमिक संगठित क्षेत्र में तथा शेष 43.7 करोड़ असंगठित क्षेत्र से थे। असंगठित क्षेत्र के इन श्रमिकों में से 24.6 करोड़ कृषि क्षेत्र में, लगभग 4.4 करोड़ निर्माण कार्य में तथा शेष विनिर्माण फर्मों, कारखानों तथा कार्यालयों में रोजगार। प्राथमिक क्षेत्रक में रोजगार। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि एवं खनन या खदान प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हैं। कुल कार्यबल के लगभग 2/3 अपनी आजीविका खेती एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रकों जैसे वानिकी, लॉगिंग व मछली पालन आदि के माध्यम से कमाते हैं, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 18% है। ये क्षेत्रक देश की कुल जनसंख्या के 60% को रोजगार प्रदान करते हैं। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 43% कृषि प्रयोजनों में उपयोग किया जा रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात अतिरिक्त क्षेत्रों को जुताई योग्य भूमि में प्रयुक्त किया गया तथा सरकारों ने सिंचाई व खेती की नई नई विधियों, प्रथाओं एवं तकनीकें प्रस्तुत की गई। प्राथमिक से द्वितीयक क्षेत्रक की ओर प्रवाह। कृषि में अनिश्चितता तथा इस क्षेत्रक में कई भूमिहीन कृषि मजदूरों की उपस्थिति के कारण ये देखा गया है कि श्रम शक्ति का कृषि तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों से माध्यमिक क्षेत्रक जैसे विनिर्माण, बिजली, गैस व जल आपूर्ति तथा निर्माण उद्योगों की ओर प्रवाह होता है। शहरी क्षेत्रों में निजी या सरकारी परियोजनाओं के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों में हम ठेके पर काम करने वाले जिन श्रमिकों को देखते हैं, उनमें से अधिकतर वे हैं जो कृषि छोड़कर वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के लिए
शहरों में आ गए। भारत में सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद कमाई करने वाला सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्रक भारत के आर्थिक विकास का मुख्य चालक है। आकलन के अनुसार 2017-18 में भारत के सकल मूल्य वर्धित में इस क्षेत्रक का 54.0% का योगदान रहा है तथा कुल आबादी के 28.6% को सेवा क्षेत्रक में रोजगार मिला है। अप्रैल-दिसंबर 2017 के दौरान भारत की शुद्ध सेवा निर्यात 57.60 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। इसमें व्यापार, परिवहन व भंडारण तथा बैंकिंग, वित्त, दूरसंचार व अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं। समग्र सेवा क्षेत्रक में से वित्तीय रोजगार के विकास एवं परिवर्तन संरचना, कार्यबल का वितरण और इसके क्रमिक परिवर्तन। आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य विकास में तेजी लाना एवं रोजगार के अवसरों का विस्तार करना है। हालांकि रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण के संबंध में NSSO के हालिया अनुमान के अनुसार रोजगार वृद्धि में आभासी ठहराव की स्थिति है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी में वृद्धि को दर्शाता है। इन परिणामों को देखते हुए नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों व विकास कार्यकर्ताओं ने रोजगार की स्थिति पर चिंता जताई है। जनगणना में श्रमिकों को 2 श्रेणियों मुख्य एवं हाशिए के श्रमिकों में वर्गीकृत किया गया है। जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले 2 दशकों 1991 से 2011 के दौरान हाशिए के श्रमिकों की संख्या में वृद्धि दर मुख्य वेतनभोगी श्रमिकों की तुलना में अधिक है। 1990 के दशक में मुख्य श्रमिकों में वृद्धि की दर में 1980 के दशक की तुलना में कमी आई थी, जबकि इसी अवधि के दौरान हाशिए के श्रमिकों में वृद्धि दर्ज हुई थी। भारत में रोजगार संरचना का स्वरूप। कार्यबल भागीदारी का स्वरूप ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है तथा सभी ग्रामीण पुरुषों के आधे से अधिक की तुलना में विभिन्न आकलनों के अनुसार महिलाओं की भागीदारी 1/5 व 1/3 के बीच था। दूसरे, भागीदारी दर की दैनिक स्थिति निम्नतम थी तथा किसी भी विशेष वर्ष के लिए श्रम बल भागीदारी दर की सामान्य स्थिति सर्वाधिक थी। साप्ताहिक स्थिति दोनों के बीच में थी। इस प्रकार देश के बड़े क्षेत्रों में स्वरोजगार ही निरंतर रोजगार प्रदाता है। श्रम बल का अनौपचारीकरण। 2004-5 एवं 2009-10 के बीच आकस्मिक श्रमिकों की संख्या में 21.9 मिलियन की वृद्धि हुई, जबकि नियमित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि 1999-2000 व 2004-5 के बीच की अवधि की तुलना में लगभग आधी होकर 5.8 मिलियन तक रह गई। कृषि श्रमिकों की बहुलता वाले स्वनियोजित श्रम बल की संख्या में 25.1 मिलियन की गिरावट दर्ज हुई। भारतीय श्रमिकों का अनौपचारीकरण। औपचारिक क्षेत्रक में कार्यरत श्रमिक। 2012 में ये देखा गया था कि भारत में 30 मिलियन औपचारिक क्षेत्रक के श्रमिकों में से 18 मिलियन सार्वजनिक क्षेत्रक में काम करते थे। औपचारिक गैर कृषि क्षेत्रक में सामाजिक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य से लगभग 7.5 करोड़ कुल वेतन भुगतान का अनुमान है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार कर परिभाषा की दृष्टि से औपचारिक गैर कृषि क्षेत्रक में 12.7 करोड़ कुल वेतन भुगतान का अनुमान है। ये सभी अनुमान औपचारिक गैर कृषि क्षेत्रक में कुल वेतन भुगतान के संबंध में है, जो कि सामाजिक सुरक्षा परिभाषित औपचारिक क्षेत्रक में
31% से लेकर कर परिभाषित औपचारिक क्षेत्रक में 53% तक है। अनौपचारिक क्षेत्रक में कार्यरत श्रमिक। 90 के दशक के आरंभ में उदारीकरण की नीतियों को लागू किए जाने के बाद से ही नौकरियों की अनौपचारिकता चिंता का विषय बनी हुई है। बाजार में अवसरों की भरमार तथा सीमित संसाधनों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण एक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का उदय हुआ है। अनौपचारिक क्षेत्रक के आधिक्य ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की है जिसमें आर्थिक विकास के लाभों की पहुंच कुछ लोगों तक ही सीमित होकर रह गई है तथा काम करने वाले गरीबों की जनसंख्या का अनुपात बढ़ता जा रहा है। परंतु असंगठित क्षेत्र में औपचारिक क्षेत्रक रोजगार का हिस्सा मामूली रूप से 0.3 से 0.4% तक बढ़ गया तथा मामूली गिरावट के साथ अनौपचारिक क्षेत्रक रोजगार का आंकड़ा 99.7 से 99.6% पर आ गया है। कुल मिलाकर औपचारिक रूप से कार्यरत श्रमिकों की संख्या 2004-05 में 33.41 मिलियन से बढ़कर 2011-12 में 38.56 मिलियन तक पहुंच गया, जबकि इस अवधि के दौरान अनौपचारिक रूप से कार्यरत श्रमिकों की संख्या 426.20 मिलियन से बढ़कर 435.66 मिलियन हो गया। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल प्रकरण अध्ययन। औपचारिक श्रमिक अनौपचारिक हो गए। 1990। बेरोजगारी। रोजगार क्या है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के अनुसार बेरोजगारी को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो काम की कमी के कारण कार्यशील नहीं थे, परंतु उन्होंने रोजगार कार्यालयों, मध्यवर्ती संस्थाओं, मित्रों या रिश्तेदारों के माध्यम से या संभवित नियोक्ता को आवेदन करके काम एवं पारिश्रमिक की वर्तमान स्थितियों के अंतर्गत काम करने की इच्छा या उपलब्धता व्यक्त की थी। दूसरी ओर, जो व्यक्ति सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों की अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए काम के लिए खोज रहे थे या उपलब्ध थे, उन्हें सामान्यतः काम की इच्छा रखने वाले या उपलब्ध माना जाता है। भारत में बेरोजगारी कैसे मापी जाती है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति को वर्गीकृत करने के लिए प्रयोग किए गए विभिन्न दृष्टिकोण संदर्भ अवधि के आधार पर रोजगार व बेरोजगारी के 3 अलग-अलग अनुमान प्रदान करता है। ये हैं सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के साथ सामान्य स्थिति दृष्टिकोण, सर्वेक्षण की तारीख से पहले 7 दिनों के संदर्भ अवधि के साथ वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण तथा संदर्भ अवधि के रूप में सर्वेक्षण की तिथि से पहले 7 दिनों के प्रत्येक दिन की वर्तमान दैनिक स्थिति। देश में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार। विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी के बीच हम छद्म बेरोजगारी पाते हैं, जहां श्रम बल का हिस्सा या तो काम के बिना रहता है या अनावश्यक तरीके से काम कर रहा है, जहां कार्यकर्ता उत्पादकता अनिवार्य रूप से शून्य है। दूसरी ओर, कृषि में मौसमी बेरोजगारी भारत में एक सामान्य स्थिति है। 1993-94 में सकल सिंचित क्षेत्र सकल फसल वाले क्षेत्र का मात्र 36% था। इसका तात्पर्य ये है कि लगभग 75% भूमि पर खेती करने वाले किसान अनैच्छिक रूप से 4 से 6 महीने तक बेरोजगार रहते हैं, जब तक कि उन्हें इस अवधि में कुछ अस्थायी रोजगार न मिले।
सरकार एवं रोजगार निर्माण। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। पूर्व में जो एक श्रम कानून था, उसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के रूप में नामित किया गया। इसका उद्देश्य सभी को काम करने का अधिकार की गारंटी देना है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी का रोजगार प्रत्येक वर्ष उन परिवारों को प्रदान करना है जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। अधिनियम को अंततः संसद में स्वीकार कर लिया गया तथा आरंभ में देश के 625 जिलों में इसे कार्यान्वित किया गया। इस पायलट अनुभव के आधार पर 1 अप्रैल 2008 से भारत के सभी जिलों को मनरेगा के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। विश्व बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट 2014 में इसे ग्रामीण विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया। मनरेगा का एक और उद्देश्य टिकाऊ संपत्तियां बनाना था, जैसे सड़कें, नहरें, तालाब, कुएं आदि। ये तय किया गया था कि मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। जल संचयन, सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना बनाने जैसे श्रम केंद्रित कार्यों को भी प्राथमिकता दी गई। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार के दायित्व वाली लोहा एवं इस्पात कंपनी अपनी उत्पादकता बढ़ाती है, तो उसे काम के इस अतिरिक्त भार की देखभाल के लिए कुछ अतिरिक्त कर्मचारी की आवश्यकता होगी, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष रोजगार कहा जाएगा। उत्पादकता में इस वृद्धि के कारण सरकार द्वारा संचालित फर्म से निपटने में लगे निजी संगठन भी सार्वजनिक एवं निजी संगठनों के बीच खरीद बिक्री की देखभाल के लिए लोगों की भर्ती करेंगे। ये सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पादन है। रोजगार निर्माण के अन्य कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार उत्पादन में सहायता के लिए व ग्रामीण लोगों को दैनिक मजदूरी पाने में सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य विकास कार्य, सड़क निर्माण, अतिरिक्त घरों का निर्माण। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। 2011-12 के दौरान भारत में श्रम बल की संख्या 47.3 करोड़ थी, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण श्रमिक थे। 2011-12 के दौरान पुरुषों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 54.3% एवं शहरी क्षेत्र में 54.6% था। महिलाओं के लिए ये अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 24.8% तथा शहरी क्षेत्र में 14.7% था। भारत में पूरे कार्यबल का 52% स्वनियोजित है, 30% आकस्मिक मजदूर तथा 18% नियमित वेतनभोगी कर्मचारी हैं। 64% श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़े हुए हैं, जबकि 24% कार्यबल माध्यमिक व 27% सेवा क्षेत्रक में हैं। सुधार के बाद की अवधि के दौरान भारत सेवा क्षेत्रक में रोजगार के अवसरों का साक्षी रहा है। ये नई नौकरियां अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्रक में होती हैं तथा इन अवसरों का स्वरूप भी प्रायः अनौपचारिक या आकस्मिक ही होता है। सरकार देश में औपचारिक क्षेत्र की प्रमुख नियोक्ता है। छिपी हुई बेरोजगारी ग्रामीण भारत में बेरोजगारी का एक आम स्वरूप है। भारत में श्रमिकों की संरचना में बदलाव आया है।